Hello everyone, welcome to PharmaEaser. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on emulsion. It is the part 4. Here in part 4 we will discuss on various stability problems in emulsion and the methods to overcome it. सो वेरियस जो भी मेथड है, बेसिक जो पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी पार्ट 3 में बता दिया था. मैंने बताया था कि आज हम डिटेल्स में हर मेथड्स को जो है डिटेल्स में जानेंगे पार्ट 4. सो एनीवेज पार्ट 1, 2 एंड 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो स्टार्टिंग विथ वेरियस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम. सो द फर्स्ट वन इज़ ऑफ फ्लॉक्यूलेशन. फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है? सिंपली हमने सस्पेंशन में भी टाइप्स पढ़ा होगा, दैट इज़ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एंड नॉन फ्लॉकुलेटेड. तो फ्लॉकुलेशन का मतलब हम वहाँ सस्पेंशन में समझे थे. अगर आपने सस्पेंशन वगैरह पढ़ा होगा तो फ्लॉकुलेटेड मतलब कोई पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ चिपक के एक नेटवर्क लाइक कनेक्शन बना के रहते हैं. तो सिंपली यहाँ पे फ्लॉकुलेशन एक ऐसा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है. यहाँ पे नेबरिंग ग्लोब्यूल्स, जैसे वहाँ पे पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, यहाँ पे तो ग्लोब्यूल्स होते हैं. तो जो आसपास के ग्लोब्यूल्स है वो एक दूसरे के पास आकर के एक नेटवर्क या फिर कॉलोनीज फॉर्म करते हैं. दे फॉर्म अ नेटवर्क और कॉलोनीज विद इन दी एक्सटर्नल और कंटिन्यूस फेज. आपके एक्सटर्नल या फिर कंटिन्यूस, आप उसे एक्सटर्नल फेज या कंटिन्यूस फेज जो भी बोल सकते हो. मतलब आपका जो फेज, आपका मेन इम्पॉर्टेंट जो फेज़ रहता है जिसके अंदर आपके ग्लोब्यूल्स तैरते हैं, तो जो मेन आपका सॉल्वेंट रहता है उससे कहा जाता है कंटिन्यूस या फिर एक्सटर्नल फेज़, क्योंकि वो बाहरी फेज़ होता है और उसके अंदर आपके ग्लोब्यूल्स तैरते हैं. तो जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो होते हैं इंटरनल फेज़ या फिर डिस्पर्स फेज़, क्योंकि वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं जो डिस्पर्स होते हैं यानी कि तैरते हैं, और साथ ही साथ वो इंटरनल बिकॉज वो अंदर रहते हैं. सो एनीवेज आपका ये जो इंटरनल फेज़ में जो ग्लोब्यूल्स है वो ग्लोब्यूल्स आपस में जो है कलेक्ट होकर के क्लोज आते हैं एंड देन दे फॉर्म अ नेटवर्क और कॉलोनीज. सो ये जो फ्लॉकुलेशन आपका होता है ये किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोब्यूल्स के साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, इक्वल है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है. देन आपका चार्जेस ऑन ग्लोब्यूल्स, अगर ग्लोब्यूल्स जो आपके वेरियस ग्लोब्यूल्स है उसमें कुछ चार्जेस है या नहीं है, बिकॉज अगर अट्रैक्टिव चार्जेस रहा तो जनरली अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पे काम करता है. तो ये सब कुछ पॉइंट्स है. देन आपके हैं विस्कोसिटी, कितना विस्कस है, क्योंकि यही पॉइंट्स फिर आपको ओवरकम करने में भी फ़ायदा करेगा. तो आपका जो कंटिन्यूस फेज या फिर एक्सटर्नल फेज है वो विस्कस है या नहीं, यानी गाढ़ा है या नहीं. देन आपके और भी ये लाइक फ्लॉकुलेशंस जो है वो आपका होता है ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन. ओके, या तो फिर आपका रिपल्शन रहा तो आपका नहीं होने के चांसेस है. मतलब ये डिपेंड करता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स पर भी जो कि आपके ग्लोब्यूल्स के अंदर रहता है. सो आपका डायग्राम अब नेक्स्ट है जहाँ पे आप देख सकते हो फ्लॉकुलेशन जनरली कैसे होता है. आपका सिंपली इमल्शन आपको दिख रहा है जहाँ पर आपका एक्सटर्नल फेज के अंदर जो आपके ब्लू कलर के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है वो आपके तैर रहे हैं. आइदर आपका कंटिन्यूस फेज वाटर या ऑयल में से कुछ भी होगा एंड आपका उसी के ऑपोजिट में आपका एक्सटर्नल जो है वो वाटर या ऑयल में कुछ भी होगा. सो ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने किस तरह का इमल्शन लिया है. बट सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर दोनों में देखने को मिलेगा. सो फ्लॉकुलेशन में आपको दिख सकता है कैसे कुछ ग्लोब्यूल्स कलेक्ट होकर के एक नेटवर्क या कॉलोनी टाइप्स अपना में क्रिएट कर रहे हैं. सो वेरियस प्रिवेंशन मेथड्स की अगर बात करें, सो फ्लॉकुलेशंस को प्रिवेंट करने का फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज़ यूनिफॉर्म साइज ग्लोब्यूल्स. मतलब आपके जो ग्लोब्यूल्स है वो यूनिफॉर्म साइजेस के होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक जैसे साइजेस के होने से कभी कभी अगर आपका प्रॉब्लम किस वजह से, अगर आपका प्रॉब्लम जो है अनयूनिफॉर्म साइज ग्लोब्यूल्स की वजह से, तो आपको पहले तो ग्लोब्यूल्स के साइजेस को यूनिफॉर्म करना चाहिए. उसके लिए आप साइज रिडक्शन जो करते हो, यहाँ पे साइज रिडक्शन का मतलब होता है होमोजिनाइजेशन. जो होमोजिनाइजेशन एक मेथड है जिसके द्वारा ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब छोटा छोटा साइज़ में रिड्यूस किया जाता है ग्लोब्यूल्स को. तो यही आपका होता है होमोजिनाइजेशन. तो होमोजिनाइजेशन जब किया जाए तो ध्यान रखा जाए कि सारे ग्लोब्यूल्स को एक साइज़ का किया जाए. देन आपका क्या है, ग्लोब्यूल्स में क्या चार्जेस हैं. अगर आप वहाँ पर अपोजिट चार्जेस के बजाय वहाँ पे अगर सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस ला सको ग्लोब्यूल्स के अंदर तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसा रिपल्सन लाने के लिए कि ग्लोब्यूल्स रिपल्स कर जाए एक दूसरे के साथ,
एक दूसरे को रिपल्स करे, उसके लिए हम वहाँ पर आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आयंस जाएंगे, आपके आयंस ग्लोब्यूल्स में जाएंगे और ऐसा आयंस आप कोशिश करो देने का जिससे कि क्या हो, वो ग्लोब्यूल्स अट्रैक्ट नहीं करे बल्कि रिपल्स करे एक दूसरे को एंड सारे सेपरेट हो जाए। देन अगर आपका विस्कोसिटी एक रीज़न है तो आप सिंपली विस्कोसिटी बढ़ा सकते हो अपने एक्सटर्नल मीडियम का बाई जिससे क्या होगा कि अगर आपका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो आपके जो ग्लोब्यूल्स वो इमोबिलाइज हो जाए, मतलब ग्लोब्यूल्स जैसे आपने स्प्रेड कर दिया वैसा ही रहेगा, वो मूव कर ही नहीं पाएगा कि वो बाद में जाके इकट्ठा हो पाए। जब आपने इमल्सन बनाया तभी आप जो है एक्सटर्नल फेस का विस्कोसिटी ज़्यादा रखो तो वो इमूवेबल हो जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेरियस थिकनिंग एजेंट्स आप या फिर विस्कोसिटी एनहांसर्स आप यूज़ कर सकते हो लाइक वैक्स। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका जो है उसके बाद होता है क्रीमिंग। ये फ्लॉकुलेशन ही अगर आपका वहाँ नहीं रुका तो फ्लॉकुलेशन ही आगे जाकर आपका क्रीमिंग कॉज कराता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लोब्यूल्स जो है वो कंसंट्रेट, मतलब जितने ग्लोब्यूल्स थोड़े थोड़े चिपके थे वही ग्लोब्यूल्स अब सारे के सारे ग्लोब्यूल्स इकट्ठे होने लगेंगे और इकट्ठे होने लगेंगे आपके, या तो इकट्ठे होकर या तो वो टॉप यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर वो नीचे की तरफ आने का कोशिश करेंगे इन दी इमल्शन। फ्लॉक्यूल्स जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। पहले जो आपका फ्लॉकुलेशन क्रिएट हुआ वही फ्लॉकुलेशन जब सारे के सारे फ्लॉक्यूल्स ऊपर की तरफ जाने लगे तो वहाँ ऊपर तरफ क्रीमिंग होगा, अदरवाइज अगर नीचे की तरफ फ्लॉक्यूल्स आने लगे तो सारे कलेक्ट होकर नीचे की तरफ डाउनवर्ड तरफ आपकी इमल्शन में आपको क्रीमिंग नज़र आएगा। अपवर्ड क्रीमिंग जो है वो जनरली आपका होता है O/W, मतलब आपका जो है अपवर्ड क्रीमिंग होता है O/W में, क्योंकि जिस तरफ डेंसिटी कम है, क्योंकि आपका ऑयल जो है वो वाटर से हल्का होता है तो ऑयल ऊपर होने की वजह से ऊपर की तरफ क्रीमिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड वही आपका डाउनवर्ड क्रीमिंग होता है W/O में, बिकॉज आपका ऑयल नीचे है तो ऑयल की तरफ आपका जनरली क्रीमिंग होता है, वहाँ डेंसिटी हल्का होता है तो उस तरफ आपका क्रीमिंग जो है वो देखने को मिलता है। रेट ऑफ क्रीमिंग जो है मतलब कितना फास्ट क्रीमिंग आपका होगा वो डिपेंड करता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ जो है वेरियस आपके इस तरह के बाईफेजिक सिस्टम में काम आता है, जैसे आपका सस्पेंशन में भी पार्टिकल्स को सेटल होने में कितना टाइम लग रहा है, साथ ही साथ इमल्सन्स में भी ग्लोब्यूल्स को एक साथ इकट्ठा होने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर भी ये लॉ काम आता है। सो द स्टोक्स लॉ इज V = D² इनसाइड ब्रैकेट ρs माइनस ρ0 ब्रैकेट क्लोज G डिवाइडेड बाई 18 η0। सो V आपका है वेस्कोसिटी या फिर रेट, वेलोसिटी और रेट, मतलब किस वेलोसिटी के साथ कितने स्पीड में आपका क्रीमिंग फॉर्म होगा, उसका यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। डी जो है वो पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स यानी कि आपके ग्लोब्यूल्स का जो है सो डायमीटर है। नेक्स्ट आपका डेंसिटी की बात करें तो आपका ρs जो है वो आपका डिस्पर्स फेज का डेंसिटी है, वेर एज ρ0 जो है वो आपका कंटिन्यूस फेज या फिर कंटिन्यूस फेज को आपका एक्सटर्नल फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, ये तीनों चीज़ आपका कहा जाता है, कंटिन्यूस फेज या फिर एक्सटर्नल फेज या फिर डिस्पर्सिंग फेज। देन जी आपका एक्सटर्नल जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड देन η0 आपका विस्कोसिटी है ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। आपका जो डिस्पर्सन मीडियम यानी कि जो कंटिन्यूस फेज है या एक्सटर्नल फेज मतलब मेन सॉल्वेंट जिसमें आपके ग्लोब्यूल्स तैरेंगे, तो सॉल्वेंट का विस्कोसिटी कितना है, गाढ़ापन कितना है, उसका यूनिट आपका पॉइज में रहेगा। क्रीमिंग जो है वो किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, वो है ग्लोब्यूल साइज़, यहाँ पर भी ग्लोब्यूल साइज़ पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है लाइक ग्लोब्यूल साइज़ देन विस्कोसिटी पर, आपके डिस्पर्सन यानी कि कंटिन्यूस फेज का जो विस्कोसिटी उस पर, देन दोनों फेसेस के बीच में डेंसिटी का कितना डिफरेंस है, डेंसिटी में कितना फ़र्क है उस पर, जितना ज़्यादा डेंसिटी में फ़र्क होगा ये क्रीमिंग के चांसेस उतने ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट आपका जो है प्रिवेंशन के पहले उसका डायग्राम क्रीमिंग का देखिए, इसमें आप देख सकते हो पहले तो ऑब्वियसली आपका फ्लॉकुलेशन होता है, फ्लॉकुलेशन ही आगे जाकर के आपका क्रीमिंग होता है, बट मैं यहाँ पे सिंपली दिखा रही हूँ कि आपका इमल्शन जो है कैसे से कैसा बन जाएगा। सो आपका इमल्शन जो है वहाँ पर आप क्रीमिंग देख सकते हो, ये अपवर्ड क्रीमिंग का एग्जाम्पल है जहाँ पे सारे ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो गए ऊपर, तो आपका जनरली पहले फ्लॉकुलेशन होंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे, देन ये इकट्ठे होने के बाद ही एक्चुअली आगे जाकर इस तरह से आपका ऊपर की तरफ कलेक्ट होगा या फिर नीचे की तरफ। सो एनीवेज आपके प्रिवेंशन मेथड्स की बात करें तो रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करेंगे अगर होमोजेनाइजेस से, तो आपका क्या होता है उससे प्रिवेंशन हो सकता है। क्योंकि
ऑयल के जो ग्लोब्यूल्स है, जनरली ऑयल के जो ग्लोब्यूल्स है वो अगर डबल हुआ तो क्रीमिंग का रेट 4 गुना बढ़ जाता है। तो आपको ग्लोब्यूल्स का साइज़ बढ़ने नहीं देना है, आपको उसको रिड्यूस करना है। तो होमोजेनाइज़र का इस्तेमाल करें रिड्यूस करने के लिए। देन विस्कोसिटी बढ़ाएं, थिकनिंग एजेंट या फिर आपका जैसे मैंने बताया था विस्कोसिटी एनहांसर, कुछ भी कहते हैं इसे, ट्राकांत एट्सेट्रा, ये सब आपके वेरियस जो है थिकनिंग एजेंट्स हैं। देन आपको जो है डेंसिटी, यहाँ पे जो एक अलग पॉइंट है वो है डेंसिटी का डिफरेंस कम करना। डेंसिटी का डिफरेंस कम करने के लिए मतलब आपका ऑयल एंड वाटर फेजेस का डेंसिटी आपका कम ज़्यादा तो बिल्कुल रहेगा, बट ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो। तो उसके लिए आप वेरियस जो है मटेरियल्स ऐड करते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक्वस जो है वो ज़्यादा डेंसिटी उसका ज़्यादा होता है एक्वस फेस का देन ऑयल फेस। सो आप डेंसिटीज़ को इक्वल बनाने के लिए वेरियस ऑयल सोल्यूबल सब्सटेंसेस, हम ऑयल सब्सटेंस में और ऑयल वगैरह ऐसा कुछ डालते हैं जिससे वो थोड़ा सा भारी हो, जैसे कि आपका ब्रोमोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं। बट इस स्टेप को जो है, ये जो आपका मेथड है फॉर ओवरकमिंग क्रीमिंग, ये बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है। रीज़न क्या है कि ये टेक्निक जो है आपका ये जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं आपका डेंसिटी इक्वल करने के लिए, दे आर वेरी टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सो आप ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता है इन प्रैक्टिस फॉर ओवरकमिंग क्रीमिंग। नेक्स्ट जो आपका है वो है कोएलेसेंस। क्रीमिंग आगे जाके फिर कोएलेसेंस में कन्वर्ट होता है। कोएलेसेंस में क्या होता है, जब आपके जो ग्लोब्यूल्स हैं वो ग्लोब्यूल्स कुछ कुछ ग्लोब्यूल्स फ्यूज़ करने लगते हैं। फ्यूज़ मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन करने लगते हैं, मतलब टूट कर एक हो जाते हैं। मतलब आपके जो ग्लोब्यूल्स के साइज़ थे वो अब बड़े बड़े होने लगेंगे। जितने छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है वो फ्यूज़ करेंगे एक साथ, फ्यूज़ होकर के और बड़ा आकार ले लेगा। सो ये प्रोसेस आपका जो होता है तब होता है जहाँ पर इस प्रोसेस में एक्चुअली जो इमल्सीफायर आपका ग्लोब्यूल्स तब तक सेपरेट है, छोटे छोटे टाइनी ग्लोब्यूल्स में तब तक बटे जब तक उसके ऊपर में एक इमल्सीफायर या फिर इमल्सीफाइंग एजेंट्स जो आप इस्तेमाल करते हो इमल्सन को बेहतर बनाने के लिए, उस वो इमल्सीफायर्स क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया जहाँ पे मैंने इमल्सीफायर्स के बारे में आप लोगों को बताया। तो वो एक लेयर कवर कर देता है, ग्लोब्यूल्स के चारों तरफ अपना एक लेयर बनाता है जिससे ग्लोब्यूल्स जो है एक साथ जुड़ ना पाए। बट यहाँ पर आकर धीरे धीरे अब क्या होने लगता है, जहाँ फ्लोकुलेशन हो गया, क्रीमिंग हो गया, अब ऐसा होता है कि ग्लोब्यूल्स के बाहर जो इमल्सीफायर का फिल्म था, लेयर था, वो ख़त्म होने लगता है, टूटता है। टूटने की वजह से तभी वो ग्लोब्यूल्स टूट कर एक हो पाते हैं, जुड़ जाता है। ग्लोब्यूल्स को जुड़ने से रोकता है यही इमल्सीफायर का फिल्म, तो वो रोक दे ये अब टूटने लगता है इमल्सीफायर फिल्म। एंड देन आपका क्या होता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के साइज़ हो जाएंगे। यहाँ पर आपको तब समझ में आएगा जब ग्लोब्यूल्स के साइज़ कम हो जाए, सॉरी ग्लोब्यूल्स का साइज़ ज़्यादा हो जाए बट नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स कम होगा, ग्लोब्यूल्स की संख्या कम हो जाएंगे बिकॉज सारे इकट्ठा होकर के जुड़ने लगेंगे। सो कोएलेसेंस जो होते हैं वो आपका क्रीमिंग के बाद होता है, जैसे कि मैंने बताया। ये आपके कारण क्या है, इसमें रीजंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने इमल्सीफाइंग एजेंट या फिर इमल्सीफायर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लिया, बहुत कम लिया, तो उतना अच्छा फिल्म नहीं बनाएगा, तब ये आगे जा कर के क्रीमिंग के बाद ये भी होने के चांसेस होते हैं कि क्रीमिंग के बाद कोएलेसेंस हो जाए। देन अगर आपने पार्टीशन ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट्स अगर बदल दिया, मतलब कि इमल्सीफाइंग एजेंट थोड़ा हो सकता है आप वाटर के साथ कुछ क्वांटिटी मिलाते हैं, कुछ आपका एक्वस फेज़ में, कुछ ऑयल फेज़ में मिलाते हैं, अगर आपने वही क्वांटिटी बदल दिया तो हो सकते हैं। साथ ही साथ इमल्सीफाइंग एजेंट्स का अगर इनकम्पैटिबिलिटी रहा था, आपने जो इमल्सीफाइंग एजेंट या इमल्सीफायर यूज़ किया अपने इमल्शन में, हो सकता है कि वो इनकम्पैटिबल हो आपके सब्सटेंसेस के साथ, तो वो उतना लेयर, उतना अच्छा जो है वो अपना लेयर या फिर फिल्म नहीं क्रिएट करेगा ग्लोब्यूल्स के चारों तरफ, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे कारण जनरली होते हैं जिसकी वजह से क्रीमिंग के बाद आपके कोएलेसेंस होते हैं। फिगर के तरफ आप देख सकते हो कोएलेसेंस में क्या होता है, आपका इमल्शन में ग्लोब्यूल्स आपका कैसे बड़े होने लगे हैं। तो ये आपका जनरली क्रीमिंग के बाद का ही स्टेप होता है जहाँ पे फ्लोकुलेशन में कुछ नेटवर्क बने, देन क्रीमिंग जो है वो नेटवर्क्स वाले ग्लोब्यूल्स एक साथ ऊपर या नीचे की तरफ चले गए, वही अब आगे जाकर टूटकर बड़े बड़े साइज़ में इकट्ठे होने लगे। सो प्रिवेंशन के मेथड की बात करें अगर, तो इसमें जो सबसे मेन एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है जस्ट फेज़ वॉल्यूम रेशियो। आपका जो डिस्पर्स फेज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक आपका स्टेप वो भी है जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा नहीं है, बट आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया अभी कि आप जो इमल्सीफायर यूज़ करते हो वो अगर आप कंपैटिबल मतलब जो सूटेबल हो वो यूज़ करें, और सफिशिएंट अमाउंट में अगर आप इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट लो
तो आपका वो फिल्म टूटने के चांसेस कम रहेंगे। साथ ही साथ है फेज़ वॉल्यूम रेशियो, आपका जो डिस्पर्स फेज़ है यानी कि जो आपके तैर रहे हैं ग्लोब्यूल्स, वो जो मटेरियल है उसको कभी भी 74% से ज़्यादा ना ले। आपका इमल्शन में 74% से ज़्यादा अगर हो गया, आपका डिस्पर्स फेज 74% से अगर ज़्यादा हो गया, तभी चांसेस रहते हैं कि वो अब इकट्ठा होना चालू होगा, क्योंकि उससे अलग होना है। ज़्यादा अगर रहा डिस्पर्स फेज ज़्यादा होगा तो टूटने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, दोनों लेयर्स का टूटने का। डिस्पर्स फेज को मिनिमम रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, तभी वो तैरेगा इजीली। सो एनीवेज, अदरवाइज आपके क्या होंगे, यही ग्लोब्यूल्स कोएलेसेंस जो है क्रिएट करेंगे और इमल्शन आपका टूट जाएगा, दोनों लेयर में अलग अलग फिर बढ़ जाएगा। सबसे बेस्ट वे होता है फेज़ वॉल्यूम का कि आप 50-50 में रखिए, यानी कि आपका दोनों फेज़ जो है वो हाफ हाफ तक रहे तो वो सबसे बेस्ट होता है। उससे ज़्यादा नहीं हो तो ही बेहतर है। मैक्सिमम हुआ तो 74%, उससे ज़्यादा हुआ तो आप उसको नहीं तैरा पाओगे अपने सॉल्वेंट में, वो ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो ही जाएंगे, क्योंकि वो भारी हो जाएगा, इतना ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा कि वो फिर अपना भारी हो ही जाएगा देन वाटर। नाउ नेक्स्ट आपका जो है इसमें ब्रेकिंग में क्या होता है, सिंपली जब दोनों लेयर बढ़ गए, जब आप यहाँ तक पहुँच गए, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बन गए, ऑब्वियसली अब वो बड़े ग्लोब्यूल्स जो है वो आगे जा कर के अपना पूरा इकट्ठे एक लेयर बन जाएगी, कि सारे बड़े ग्लोब्यूल्स फिर आपस में और जब जुड़ जाएंगे तो पूरा का पूरा अलग हो जाएगा लेयर। यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन होता है ऑफ ऑयल एंड वाटर, या फिर ऑयल फेज एंड एक्वस फेज। ये आपका इरिवर्सिबल स्टेप है, मतलब यहाँ पे आकर आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, आप सिंपल मिक्स करके करेक्ट नहीं कर पाओगे। इससे पहले तक फिर भी आप सिंपल मिक्स करके रोक सकते थे, बट जब आपका दोनों लेयर अलग हो गया टोटली, देन आप सिंपल मिक्स करके नहीं कर सकते, देन आपको फिर से जैसे इमल्शन तैयार किए थे वैसा पूरा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। एनीवेज, यहाँ पे ब्रेकिंग में आपका देख सकते हो आप डायग्राम, यहाँ पे इमल्सन जो है आपका देख सकते हो धीरे धीरे आपका क्या हुआ, इमल्सीफायर बीच में आ गया, जो इमल्सीफायर आपका था उसका फिल्म वो अपना अलग हो गया, वाटर नीचे रह गया एंड ऑयल जो है वो ऊपर चला गया। इस तरह से आपके ऑयल, वाटर और बीच में आपका इमल्सीफायर वो अपना सब अलग हो जाता है। इसका प्रिवेंशन का वे है कि पहले तो आप पार्टिकल्स का जो साइज़ है यानी कि जो ग्लोब्यूल्स है डिस्पर्स फेज का वो इक्वल रखें, यूनिफॉर्म रखें। यूनिफॉर्म नहीं रखने से बड़ा छोटा ग्लोब्यूल्स रहेगा तो सारे प्रॉब्लम का मेन जड़ वही होता है। विस्कोसिटी इंक्रीज़ करिए, ये भी कॉमन एक आपका है, क्योंकि विस्कोसिटी स्टार्टिंग से ही अगर ज़्यादा रहेगा तो ग्लोब्यूल्स कभी भी मोबिलाइज होंगे नहीं, ग्लोब्यूल्स मूव करेगा ही नहीं एक दूसरे के पास कि वो जाकर ब्रेक हो सके। फेज़ वॉल्यूम रेशियो जैसे कि मैंने बताया अभी कि 50-50 रहे तो सबसे स्टेबल रहता है, 74 या उससे ज़्यादा हो गया देन जो आपका डिस्पर्स फेज है यानी कि जो ग्लोब्यूल्स तैर रहे वो अगर आपका 74% से ज़्यादा आपने उस मटेरियल को लिया तो वो ग्लोब्यूल्स की तरह नहीं तैरेगा, वो अपना लेयर अलग बनाएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो है फेज इन्वर्शन, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट, if the ozone layer around the earth is completely destroyed, it would take only 6 minutes for a human to get horribly सनबर्न ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। जी हाँ, ये यूवी रेज से बचाने के लिए जो आपका ओजोन लेयर है वो इतना ही केपेबल है कि आपको लग रहा है आप थोड़ा सा बाहर चले जाओ तो आपको थोड़ा सा सनबर्न फील होने लगता है थोड़ा में ही, बट मैं बता दूं अगर ओजोन लेयर कम्प्लीटली रिमूव हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा कि 6 मिनट, जस्ट आप 6 मिनट अंडर सन आप चले जाओ और आप पूरी तरह से सनबर्न में जूझ जाओगे, यानी कि लगभग जलने जैसा आपका हो जाएगा, आप पूरी तरह से बहुत ज़्यादा हॉरिबली जलने जैसा आपका स्किन हो जाएगा ड्यू टू यूवी रेज। एनीवेज, तो यूवी रेज से बचाने के लिए हमें ओजोन का ख्याल रखना चाहिए। एनीवेज, फेज इन्वर्शन। सबसे लास्ट और सबसे बुरा अगर कुछ हो सकता है आपके इमल्शन के साथ तो वो है फेज इन्वर्शन, यानी कि ऑयल इन वाटर जो है वाटर इन ऑयल में बदल जाएगा, या फिर वाटर इन ऑयल है तो ऑयल इन वाटर में बदल जाएगा, यानी कि फेज जो है वो उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा फेज। ये आपका हो सकता है जब आप चाहते हो किसी एक टाइप का बनाने का और हो जाता है वो दूसरा, तो ये आपका इनस्टेबिलिटी का ही लक्षण है। इन्वर्शन जो होता है वो आपका फेज़ वॉल्यूम की वजह से ही होता है, धीरे 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 आप फेज़
डिस्पर्स फेज़ का जब वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे करते करते जब डिस्पर्स फेज़ ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मैंने बताया 50-50 रहना चाहिए, ज़्यादा होने लगेगा तो हो सकता है कि उल्टा हो जाए, वो फिर डिस्पर्स फेज़ नहीं रहे, वही कंटिन्यूस फेज़ बन जाए और आपका जो कंटिन्यूस था वो डिस्पर्स फेज़ बन जाए, ऐसा हो सकता है। इन्वर्शन जो है वो तभी भी देखने को मिलता है अगर आपने जो इमल्शन प्रिपेयर किया वो हीटिंग के द्वारा किया है, हीट के दौरान हीटिंग एंड मिक्सिंग के द्वारा आपने बनाया है। तो वो क्या होता है, जैसे ही ठंडा होता है तो टेम्परेचर डिफरेंट होने पर भी वापस से क्या होता है कि जो इमल्सीफाइंग एजेंट्स थे, जो इमल्सीफाइंग एजेंट्स की वजह से आपके ग्लोब्यूल्स जो है वो डिस्पर्स फेज बने थे, वो हो सकता है कि फिर अपना वापस अपने फॉर्म में आ जाए और उल्टा हो जाए आपका इमल्शन, ऑयल इन वाटर से वाटर इन ऑयल या फिर वाइस वर्सा। सो ये चीज़ें आपके हो सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए किस तरह का होता है, जैसे कि आप सिंपली ऑयल इन वाटर था, सो वो आपका वाटर इन ऑयल में बदल गया, वाटर आपका जो है ऊपर की तरफ चला गया, ऑयल जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि ऑयल आपने धीरे धीरे इतना बढ़ा दिया कि ऑयल ज़्यादा हो गया, ऑयल नीचे चला गया, वाटर ऊपर की तरफ चला गया। सो एनीवेज द प्रिवेंशन मेथड्स आर एज सच, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर इमल्सीफाइंग एजेंट्स ले जो आपका सूटेबल अमाउंट में हो, सूटेबल कंसनट्रेशन में हो, सो दैट इट प्रिवेंट्स द इमल्शन ब्रेकिंग। देन वेन एवर पॉसिबल बेटर होगा कि इंटरनल फेज़ जो है वो 74% से ज़्यादा ना हो, दैट इज़ फेज़ वॉल्यूम रेशियो का भी आप ध्यान रखिए। सो यही कुछ बेसिक प्रिवेंशन मेथड्स से, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें। सो एनीवेज इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा प्रिवेंशन ऑफ इमल्शन, ये एक टॉपिक है, इसके साथ हमारा इमल्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। इफ़ यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल फॉर योर स्टडीज़ देन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।